नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर में दम है और आपके साथ मैं हूं पुनीत। निकाय चुनाव के ठीक बाद क्या एमपी में बेरोजगारों के अच्छे दिन आने वाले हैं? खबर यह है कि एमपी में शिवराज सरकार नौकरियों का पिटारा खोलेगी। निजी और सरकारी भर्तियों में 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती के लिए क्या है शिवराज सरकार की तैयारी? आइए देखते हैं खबर में दम है। एमपी में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद बेरोजगारों के लिए रोजगार के दरवाजे खुलने वाले हैं, लेकिन चुनाव की आचार संहिता के बीच मुख्यमंत्री के इस बयान ने प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में नौजवान वोटर ही निर्णायक रहा था। हर वर्ग को साधने में 2 साल पहले से जुड़ गई बीजेपी अब युवा वोटर पर पकड़ मजबूत करने का दांव चल रही है। खबर है कि निकाय चुनाव के ठीक बाद एमपी में शिवराज सरकार नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। तैयारी यह है कि अलग अलग विभागों में 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। सीएम शिवराज ने हाल ही में विभागीय अफसरों के साथ बैठक कर खाली पड़े पदों की जानकारी जुटाकर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। असल में शिवराज सरकार सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्रों में भी भर्तियां करने जा रही है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया, लेकिन हम 1 लाख भर्ती करने की प्रक्रिया सरकारी नौकरी में हमने प्रारंभ कर दी है। और इसके बाद मैंने कल निर्देश दिया है, और ढूंढो निकालो कितनी नौकरियां हो सकती है। हम नौजवानों को नौकरी में भी शासकीय और वैसे भी रोजगार से लगाएंगे। 1 लाख सरकारी भर्तियों के इस ऐलान पर कांग्रेस का सवाल कि ये केवल 2023 के मद्देनजर चुनावी ऐलान है। जब सरकार चयनित शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाई अभी तक, तो इस तादाद में भर्तियां कहां और कैसे हो पाएंगी? ये केवल ध्यान बटाने वाली बात है कि रोजगार देंगे। रोजगार नाम के सिफर, अरे जो चयनित शिक्षक आज तक घूम रहे हैं ओबीसी वर्ग के, उनको तो आदेश मिला नहीं है। ये केवल चुनाव के समय 1 लाख लोगों को देने की बात है, कहीं कोई वो नहीं है। दरअसल प्रदेश में बेरोजगारों का आंकड़ा 40 लाख के करीब है। लंबे समय से कई विभागों में सरकारी भर्तियां नहीं हुई हैं, लेकिन अब शिवराज सरकार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के जरिए बड़े पैमाने पर भर्ती करने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव के खत्म होते ही सरकारी भर्तियां शुरू हो जाएंगी, ताकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे का उठने से पहले ही हल ढूंढा जा सके। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो निकाय चुनाव में जीत हार कब किस तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बनी थी कि इन छोटे कहे जाने वाले चुनावों में भी राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की एंट्री करवाई जाए। क्या वजह है कि इस बार मध्य प्रदेश के स्थानीय स्तर के चुनाव में भी कांग्रेस और बीजेपी अपने सितारा हैसियत वाले नेताओं को ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के सितारों को भी मैदान में उतारेगी? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत अभिनेता सोनू सूद भी निकाय चुनाव में वोट मांगते दिखाई देंगे। देखिए। मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव में आपको यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए, तो वहीं कांग्रेस के लिए राजस्थान सरकार के मंत्री सचिन पायलट वोट मांगते नजर आएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है, और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियां इस चुनाव में अपना पूरा दम लगा रही हैं। अमूमन चुनाव प्रचार में जो तस्वीर विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाई देती है, वो इस बार निकाय चुनाव में नजर आएगी। संभव है कि इन छोटे कहे जाने वाले चुनाव में यह पहली बार हो कि कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता ही नहीं, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी एमपी के निकाय चुनाव में मोर्चा संभालें। दोनों ही दलों ने इसके लिए स्टार प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है।
जानकारी यह भी मिली है कि बीजेपी से चुनाव के आखिरी चरण में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के मैदान में उतरेंगे और प्रमुख शहरों में जनसभाएं लेंगे। सीएम शिवराज और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा तो चुनाव अभियान की शुरुआत करने के साथ मोर्चा संभाले ही हुए हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल भी चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के, बड़े चेहरे इस देश की राजनीति के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आएंगे और संभवतः योगी आदित्यनाथ जी हों या हमारे जितने मध्य प्रदेश से जुड़े केंद्रीय नेता हों या पूरे देश भर के बड़े नेता हों, उन सभी के आने का संभावनाएं हैं। कांग्रेस ने चुनावी सभाओं के बजाय रोड शो के जरिए प्रचार की रणनीति बनाई है। पार्टी के जमीनी नेता अलग अलग समाजों के साथ बैठक करेंगे और प्रचार के आखिरी दौर में दिग्गजों को मैदान में उतारा जाएगा, जिसमें कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत फिल्म अभिनेता सोनू सूद भी इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला के समर्थन में प्रचार के लिए आ सकते हैं। कांग्रेस अपने फिल्म अभिनेता सोनू सूद, जिन्होंने कोरोना में बड़ा काम किया हुआ है, उन्होंने संजय शुक्ला के कामों से प्रभावित होते हुए, क्योंकि संजय शुक्ला ने भी कोरोना में बहुत जनता की सेवा की कोरोना काल में, उससे प्रभावित होते संजय सूद भी संजय शुक्ला का प्रचार करने आएंगे। इन निकाय चुनाव में जीत हार का असर 2023 तक रहने वाला है। क्या यही वजह है कि बीजेपी में 350 से ज्यादा नेता और कांग्रेस में 250 से ज्यादा नेताओं की तैनाती कर दी गई कि छोटे चुनाव में भी बड़े नेता अपना पूरा दम दिखाएं और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएं? इंदौर से अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो एमपी के निकाय चुनाव में तीसरे मोर्चे के तौर पर उभरने का दम भर रही आम आदमी पार्टी को जबलपुर और भोपाल में लगा झटका क्या किसी सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा है? इसके पीछे कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता की भी क्या भूमिका है? केजरीवाल तक उम्मीदवार की कुंडली पहुंचाई आखिर किसने? और ऐन वक्त पर जबलपुर में मेयर पद के उम्मीदवार को बी फॉर्म नहीं पहुंच पाना क्या चूक थी या कोई चाल? निकाय चुनाव में नामांकन के बाद जबलपुर में खुली आम आदमी पार्टी के भीतर मचे सियासी घमासान की परतें, आखिर माजरा है क्या? आइए तलाशते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नगरीय निकाय चुनाव में मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तराशती आम आदमी पार्टी को कम से कम इस नगरीय निकाय चुनाव में एक बड़ा झटका लगा। भोपाल से जहां महापौर उम्मीदवार ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया, वहीं जबलपुर में जिस उम्मीदवार को आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था, उसे बी फॉर्म ही नहीं दिया। इस पूरी घटना के पीछे तमाम अटकलें चलती रही, लेकिन खबर यह है कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता ने दिल्ली आलाकमान से ही उम्मीदवार को बी फॉर्म नहीं मिलने दिया। इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनकर सामने आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा नेतृत्व था मुस्लिम आबादी से रईस वली, जिसे आम आदमी पार्टी अपना महापौर प्रत्याशी घोषित करने वाली थी, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक जो कि जबलपुर में मुस्लिम वोटर्स का है, जो करीब 1 लाख से अधिक है, ऐसे में ये वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास खिसक करना चला जाए, इस लिहाज से कांग्रेस ने एक कड़ी रणनीति पर काम किया। बहरहाल क्या ये रणनीति वाकई में कारगर साबित होगी, ये परिणाम बताएंगे। एमपी के निकाय चुनाव में तीसरे मोर्चे के तौर पर उभरने का दम भर रही आम आदमी पार्टी को जबलपुर और भोपाल में लगा झटका क्या किसी सोची समझी सियासी रणनीति का हिस्सा है? इसके पीछे कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता की भूमिका है? केजरीवाल तक उम्मीदवार की कुंडली पहुंचाई किसने? ऐन वक्त पर जबलपुर में मेयर पद के उम्मीदवार को बी फॉर्म नहीं पहुंच पाना चूक थी या चाल? निकाय चुनाव में नामांकन के बाद जबलपुर में खुली आम आदमी पार्टी के भीतर मचे सियासी घमासान की परतें, माजरा क्या है आखिर? जबलपुर के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने रईस वली को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन मेयर प्रत्याशी को बी फॉर्म नहीं दिया गया। नतीजे के तौर पर रईस वली ने अपना नाम वापस ले लिया। सियासत में कहानी खत्म हो जाने के बाद शुरू होती है, तो यहाँ भी मामला उतना आसान नहीं जितना दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि ऐन वक्त पर आप उम्मीदवार का नाम कटाने के पीछे कांग्रेस की भी भूमिका है। जानकारी ये भी कि आपके मेयर पद के उम्मीदवार का नाम शिकायतों के साथ वाया कांग्रेस आप पार्टी के दिल्ली दरबार तक पहुंचाया गया। अब सियासी दंगल में कांग्रेस कटघरे में है। 8 और 9 नंबर का फॉर्म उनका नहीं आया। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय सह अध्यक्ष हैं, उन्होंने होल्ड कर दिया था टिकट। कुछ लोगों ने, यहाँ के कांग्रेसी लोगों ने दिल्ली में पुरानी शिकायतों को लेकर बैठा था। बीजेपी ने इसे जोड़ तोड़ की सियासत कहा और आरोप लगाया कि ये वही सियासी दल करते हैं जिन्हें अपनी जीत का यकीन नहीं होता। देखिए, जातिगत और जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस करती है। ये सुनिश्चित हो जाता है कि कांग्रेस हार की राह पर है।
और ऐसी जोड़ तोड़ वही दल कर सकता है जिसको जीत के बारे में आश्वस्त न हो जो दल। इसलिए कांग्रेस से मैं तो मानता हूं कि आप और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों एक ही राह पर हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है। उधर कांग्रेस की दलील है कि उसकी राजनीति अपनी लकीर खींचने की है। किसी की लकीर काटकर पार्टी को आगे बढ़ाने में पार्टी यकीन नहीं रखती। हम लोग अपनी भाग्य रेखा हर समय बड़ी करने का काम करते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसी सेवा भावना से काम करते हैं, सेवा करते हैं, जिससे कि हमारी भाग्य रेखा बढ़े। अब आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कौन आया, क्यों नहीं आया, क्यों निरस्त हुआ, इसकी हमारे को इस बात से बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जबलपुर में सियासी जानकार ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रईस वली का नाम वापस लेने का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है और अल्पसंख्यकों का बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के साथ जाएगा, बशर्ते ऐन मौके पर बीजेपी बाजी पलटता कोई दांव न चलते। जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेशनल हेराल्ड मामले की बात करते हैं, जिसमें राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बाद जहां दिल्ली में सियासत गरमाई हुई थी, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर जमकर राजनीति हुई। इस मामले में छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में घमासान मचा रहा। अगर यह कार्रवाई यूं ही जारी रही और आगे सोनिया गांधी से पूछताछ होती है, तो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में भी यह घमासान और तेज होगा। दिल्ली में ईडी का दफ्तर, राहुल गांधी से पूछताछ और छत्तीसगढ़ के नेताओं का दिल्ली दौरा। जी हां, पिछला एक सप्ताह छत्तीसगढ़ की सियासत में यही छाया रहा। एक तरफ ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही थी, वहीं छत्तीसगढ़ के तमाम कांग्रेस लीडर्स ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और राहुल गांधी के साथ खड़े हो और ईडी की पूछताछ का विरोध करें। राहुल गांधी से हो रही प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के विरोध में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने भी दिल्ली में जमकर ताकत दिखाई। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेसी सांसद, विधायक और देश भर के पदाधिकारी कार्यकर्ता जंतर मंतर तो पहुंचे ही, वहीं ईडी के दफ्तर के सामने खूब ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गिरफ्तारी दी। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से 13 जून से पूछताछ शुरू कर चुका था। इस पूछताछ की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेताओं के इस विरोध पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने निशाना साधा। में ट्रांसफर होके ये पूरा का पूरा नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ की संपत्ति अब सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी, क्योंकि जीवित 2 ही सदस्य बच गए हैं यंग इंडिया के, जो एक राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं। मोतीलाल वोरा जी और फर्नांडिस, इनके जो 12% के शेयर थे वो तो रहे नहीं। अब यदि इन सारे मामलों में ईडी को पूछताछ करना है तो किससे पूछताछ करेगा? वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई के लिए ये सब कर रही थी। इस पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। वो 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया, वो भी चेक से दिया गया है। उसमें कितने सवाल हो सकते हैं? 2, 4, 5, 10, 5 दिन तक के 55-60 घंटे तक पूछताछ। तो ये पूछेंगे ना, पेशेंस कहाँ से आता है? हमने पेशेंस बहुत है। देश की आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने लड़ी, तब उनको ये भी पता नहीं था कि देश आज़ाद भी हो पाएगा, लेकिन पूरी अपनी जवानी कुर्बान कर दी। जाहिर तौर पर ईडी आने वाले समय में सोनिया गांधी से भी पूछताछ करेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में भी ये घमासान जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर कैसे रोज नई सियासी बिसात बिछाई जाए। हालांकि ईडी की पूछताछ पर सियासी घमासान छत्तीसगढ़ में अभी थमा नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में इसे लेकर वो और प्रोटेस्ट करेंगे। देखना यह भी है कि अगर सोनिया गांधी से पूछताछ होती है तो यहां से कांग्रेस के नेताओं की रणनीति किस तरह से होती है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों फोन टैपिंग को लेकर भी सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। नेताओं और अधिकारियों की जासूसी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिए बयान ने प्रदेश की राजनीति को ज्यादा गर्मा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से फोन टैपिंग और जासूसी का जिन्न बाहर निकल करके आया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच रार छिड़ी हुई है।
दोनों एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं और इस बीच छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई है। फोन टैपिंग और जासूसी को लेकर चल रही तकरार छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में चल रही उठापटक और दिल्ली में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार को भी अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है और इसके लिए बीजेपी प्रदेश के नेताओं की फोन टैपिंग करा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी को बर्दाश्त नहीं कि विपक्ष की सरकार चले। यहाँ भी लगातार लगे हुए हैं, कभी ईडी, कभी आईटी, कभी इसका, कभी उसका, कभी फोन टैपिंग, ये सब लोग करा रहे हैं, इलीगल रूप से करा रहे हैं। अब आज विष्णुदेव साय जी प्रश्न पूछ रहे हैं। विष्णुदेव साय जी बहुत सज्जन आदमी है और इससे उनसे तो सवाल बना नहीं होगा, लेकिन पूछ लिए। लेकिन मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि पेगासस के द्वारा किसने कराई जासूसी? फोन टेपिंग क्या उनके नेताओं की नहीं हुई? वो बताए। विपक्षी के लोगों को भी हुआ, नौकरशाहों को भी हुआ और उनके नेताओं को भी हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब केंद्र पर हमला बोला तो प्रदेश में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कांग्रेस से सबूत सार्वजनिक करने की मांग कर डाली। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नेता अधिकारी नॉर्मल कॉल करने में डरते हैं और सभी को लगता है कि उनके फोन की टैपिंग की जा रही है। केंद्र सरकार पर इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। ये बताया नहीं है कि किसका है करके मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि उसको सार्वजनिक करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हालात ये है, आप किसी से भी अधिकारी से बात करेंगे, नेता से बात करेंगे, सामान्य फोन में कोई बात करना नहीं चाहते, मुख्यमंत्री के डर के मारे कि यहाँ पर लगता है कि मुख्यमंत्री टैप करा रहे हैं। तो अधिकारी भी सहमे हुए हैं और राजनीतिक दल के लोग भी, तो शायद इस बात का इजहार वो केंद्र के ऊपर डालना चाहते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र को टैप कराने की आवश्यकता क्या है। छत्तीसगढ़ में आने वाला साल चुनावी है और चुनाव से पहले फोन टैपिंग और जासूसी के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा एक दो बयानबाजी से खत्म हो जाता है या फिर इसका सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के आरोप एक दूसरे पर बीजेपी और कांग्रेस ने लगाए हों। इससे पहले भी कई तरह के आरोप लगे हैं और आने वाला साल चुनावी है। ऐसे में इस तरह के आरोपों की बाढ़ सी आएगी और इन्हीं आरोपों को लेकर के टकरार भी होगी। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसका कितना असर प्रदेश की राजनीति में दिखाई देता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और आइए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। एमपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म, 67% हुआ मतदान। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहले चरण का मतदान आज संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग सभी लोग जमकर मतदान करने के लिए पहुंचे और 67% मतदान का प्रतिशत मध्य प्रदेश में पहले फेज में दर्ज किया गया है। और इसी के साथ खबर में दम है में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे कई उन खबरों को लेकर जो होती हैं हफ्ते की बड़ी खबरें और जिनमें होता है दम। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।